हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज हम लोग इस वीडियो में जो ये ताना भगत आंदोलन है तो इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, अगर आप ये जो हमारा वीडियो है अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, सरकारी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल को। और अगर जो हमारा वेबसाइट है सरकारी लाइब्रेरी तो उसको आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो झारखंड जीके है तो झारखंड जीके में जब आप क्लिक करेंगे तो झारखंड जीके का पूरा मेनू ओपन हो जाएगा। और मेनू में ही जनजाति विद्रोह है तो जनजाति विद्रोह में जब क्लिक करेंगे तो वहीं से आप ये ताना भगत आंदोलन को भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं ताना भगत आंदोलन का। तो वीडियो अगर वहाँ से देख रहे हैं वेबसाइट से तो ज़रूर जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है तो ताना भगत आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि ये जो ताना भगत आंदोलन है तो इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम? तो एक हो जाएगा उड़ाव आंदोलन के नाम से जाना जाता है, फिर एक हो जाएगा कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से। तो तीनों जो है एक ही आंदोलन का नाम है। ताना भगत आंदोलन कहिए, उड़ाव आंदोलन कहिए या कुरुक धर्म आंदोलन कहिए। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि उड़ाव आंदोलन कब शुरू किया गया था झारखंड में, तो ये 1914 होगा। इसी तरह कुरुक धर्म आंदोलन कब शुरू हुआ था तो ये भी 1914 होगा। या ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था 1914 ही होगा, क्योंकि तीनों आंदोलन सेम है, एक ही नाम है। ताना भगत आंदोलन जो है तो ये उड़ाव जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था तो इसी के कारण से उड़ाव आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि उड़ाव जनजाति का जो मूल धर्म है तो वो है कुरुक धर्म, और कुरुक धर्म के कारण ही जो है तो ये कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो ताना है ना, तो ताना का मतलब होता है टानना या खींचना। जैसे कि हम कोई चीज़ को खींचते हैं, जैसे कि रस्सी को खींच रहे हैं, तो उसी तरह से टाना का मतलब होता है टानना। और यहाँ टानना का मतलब टानना शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो ताना भगत आंदोलन है तो इसमें जो ये भगत लोग होते थे जो कि अपना धर्म से बहुत दूर चले गए थे, ठीक है, जैसे कि अपना धर्म को छोड़ने लगे थे और दूसरा धर्म को अपनाने लगे थे। तो ये जो भगत हैं जो कि दूसरा धर्म को अपनाने लगे थे तो उनको फिर से अपना धर्म में वापस खींचना था, तो इसी के कारण से यहाँ पे टाना शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन इसीलिए यहाँ से इसीलिए इसका नाम जो है कुरुक धर्म आंदोलन के रूप में ये जाना जाता है, क्योंकि जो कुरुक धर्म से मतलब कि दूसरा धर्म में चले गए थे इस जनजाति के लोग, तो उनको फिर से अपने धर्म में वापस खींचना था, तो इसी के कारण से टाना शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। कहाँ से हुआ था? गुमला से हुआ था, ठीक है। तो गुमला जिला जो कि 1983 में जिला के रूप में बना था, उससे पहले जो है तो ये 1902 में ही अनुमंडल के रूप में बना था। देखिए एक बुक में जो है 1902 अनुमंडल दिया हुआ है कि 1902 में अनुमंडल बना था, और एक बुक है जिसमें कि ये दिया गया है कि ये 1908 में अनुमंडल बना था गुमला, ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे, और जो एक्चुअल में होगा तो वो हम वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल याद रखिए कि गुमला जो है तो ये जिला के रूप में अस्तित्व में आया था 1983 में, ठीक है। और ये ताना भगत आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुआ था, और गुमला से ही शुरू हुआ था, गुमला जिला से। और गुमला जिला बना कब था? 1983 में। और इसके नेता कौन थे? तो ये थे जतरा भगत। तो ताना भगत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, जिसके द्वारा शुरू किया गया था इस आंदोलन का, तो उसका नाम है जतरा भगत। और जतरा भगत की बात करें तो इनका जो जन्म है तो ये भी गुमला जिला में ही इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। और गुमला में ही एक प्रखंड है बिशुनपुर प्रखंड, तो वहीं पे चिंगरी नावाटोली नाम का गांव में इनका जन्म हुआ था जतरा भगत का। तो याद रखिए कि जतरा भगत जो है तो इनका जन्म गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावाटोली गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। और इन्हीं के द्वारा ये ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था 1914 ईस्वी में। और इस आंदोलन से और भी लोग बहुत सारे जुड़े हुए थे, जैसे कि गुमला में ही जो मांडर क्षेत्र है तो मांडर क्षेत्र में नेतृत्व किया गया था शिबू भगत के द्वारा। घाघरा क्षेत्र में नेतृत्व किया था बलराम भगत ने, और बिशुनपुर में इसको नेतृत्व प्रदान किया था भिक्खू भगत ने, ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखना है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जतरा भगत के अलावा वो याद रखना है देवमनिया भगत। इस आंदोलन से जुड़ने वाली मतलब कि नेतृत्व करने वाली ये एकमात्र महिला है। और इनके द्वारा कौन सा क्षेत्र में ये ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सिसई क्षेत्र,
ठीक है। तो गुमला में ही है सिसई क्षेत्र, और वहीं पे देवमनिया जो कि एक महिला है, इनके द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो देवमनिया भगत का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको याद रखिए, और जतरा भगत का नाम याद रखना है। इस आंदोलन को जो है बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है, जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसको कि आम मुंडा उलगुलान के नाम से जानते हैं, कल ही मैंने लेक्चर लिया था। तो मुंडा उलगुलान ये 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था, और उसी का विस्तार माना जाता है ये जतरा भगत आंदोलन को, यानी कि ताना भगत आंदोलन को। और जब ये शुरू हुआ था तो प्रारंभ में इसका जो स्वरूप था तो ये संस्कृतिकरण आंदोलन था, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो उड़ाव लोग हैं, तो उड़ाव जनजाति के लोग अपने धर्म कुरुक धर्म को छोड़ के दूसरे लोग में चले जाते थे, तो उनको फिर से दूसरे धर्म से खींच के अपने धर्म में शामिल करना था, यानी कि वो अपने उनका जो संस्कृति है तो उसको वो पुनर्गठित कर रहे थे, मतलब कि ठीक कर रहे थे। तो ये एक संस्कृतिकरण आंदोलन था प्रारंभ में, लेकिन बाद में फिर जो है तो ये राजनीतिक रूप वगैरह ये ले लेगा। और प्रारंभ में जो इसका उद्देश्य था तो ये क्या था, तो ये स्वशासन की स्थापना करना था, एकेश्वरवाद को अपनाना था, यानी कि एक ईश्वर का पूजा करना है, मांस मदिरा का पूरा त्याग कर देना है, मांस नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, आदिवासी नृत्य पे भी पाबंदी लगाना था एक उद्देश्य इस आंदोलन का। और साथ ही झूम खेती को भी वापस लाना था इस आंदोलन का, ये भी एक उद्देश्य था। तो ये उद्देश्य वगैरह तो पूछेगा नहीं, लेकिन बस इसका स्वरूप याद रखना है कि ये प्रारंभ में इसका जो स्वरूप था ये संस्कृतिकरण आंदोलन था। और पूछ लिया जाएगा कि किस आंदोलन का विस्तार था ये ताना भगत आंदोलन, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार था। उसके बाद जो इसके नेतृत्व करता है जतरा भगत, जिनके द्वारा 1914 में ये आंदोलन शुरू किया गया था, तो 1916 ईस्वी में जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 साल बाद, और 1 साल इनको जेल में रखा जाएगा। और 1 साल जेल में रखने के बाद जब इनको जेल से छोड़ा जाएगा तो जेल से छूटने के बाद ही इनका जो मृत्यु है तो ये 2 माह बाद हो जाएगा, जेल से रिहा होने के बाद। इसके बाद जतरा भगत जो अब इनका मृत्यु हो चुका है, इसके बाद जो ये ताना भगत वर्ग है, यानी कि ताना भगत का जो समुदाय है तो वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। 2 भाग में एक है जुलाहा भगत और दूसरा जो है तो वो है अरुआ भगत। जुलाहा भगत कौन होंगे, जो कि मांस खाने वाले वर्ग होंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है तो ये इस आंदोलन का एक उद्देश्य था कि मांस का त्याग करना है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि खून चख चुके हैं तो वो मांस खाना नहीं छोड़ेंगे। तो वही है जुलाहा भगत जो कि मांस खाते थे, और जो शाकाहारी लोग हैं तो उनको अरुआ भगत कहा गया था। तो ताना भगत 2 भागों में विभाजित हो गया था, जुलाहा भगत और अरुआ भगत में। इसके बाद 1916 में जो है देखिए 1917 में जतरा भगत जो है तो उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद 1919 में इस आंदोलन से जो भी लोग जुड़े हुए थे तो उनको बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे कि जिनमें से एक है मांडर क्षेत्र में जो नेतृत्व किया गया था शिबू भगत के द्वारा, तो शिबू भगत को 1919 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह और भी लोग हैं, देविया भगत हो गया, सिंहा भगत हो गया, माया भगत हो गया, सुकरा भगत हो गया, तो सभी को 1919 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक है तुरिया भगत और एक है जीतू भगत। जो ये तुरिया भगत है और जीतू भगत है तो इन्हीं के द्वारा दिसंबर 1919 ईस्वी में जो है जो जमींदारों के वो जो कर दिया जाता था, मालगुजारी दिया जाता था, तो ये नहीं देने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो जमींदारों को मालगुजारी नहीं देना है, इसका आह्वान करते हैं तुरिया भगत और जीतू भगत 1919 में। और यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि झारखंड का ये एकमात्र आदिवासी आंदोलन है जो कि अहिंसक था, क्योंकि ये गांधी जी से प्रेरित था। गांधी जी के फॉलोअर्स थे ये भगत लोग, और उन्हीं से प्रेरित होके जो है तो इन्होंने ये आंदोलन था तो उसको अहिंसक ही रखा था, यानी कि हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे ये लोग। तो ये झारखंड का पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। पहले क्या होता था, झारखंड में जितने भी जनजाति विद्रोह होते थे तो उसमें जो अंग्रेज अधिकारी होते थे या जो दमनकर्ता होते थे, जो जनजातियों का दमन करते थे तो उनको मारा जाता था। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज अगर जनजाति लोगों को परेशान करते थे तो बदले में जो विद्रोह होता था तो उसमें अंग्रेज अधिकारी को ही मार दिया जाता था। लेकिन इसमें जो है बिल्कुल अहिंसा का प्रयोग किया गया था। तो ये पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। उसके बाद 1921 का जो महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें ताना भगतों का भी योगदान था। तो देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से ये लोग प्रेरित थे और असहयोग आंदोलन में भी ये सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी को।
एक मिनट। और यहाँ से देख सकते हैं जो 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसमें ताना भगतों का नेतृत्व किया गया था सिद्धू भगत के द्वारा। ठीक है, तो ताना भगतों का नेतृत्व 1921 में किसने किया था? सिद्धू भगत ने। और महात्मा गांधी ने सबसे प्रिय अनुयायी जो अपना बताया है, तो ये ताना भगतों को ही बताया था। तो याद रखिए कि झारखंड के ताना भगत जो है तो वो प्रिय अनुयायी हुआ करते थे महात्मा गांधी के, ऐसा महात्मा गांधी ने खुद कहा था। और ताना भगतों ने जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन, तो उसमें कई सारे अधिवेशनों में इन्होंने भी भाग लिया था। जैसे कि 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था, जो कि 37वां अधिवेशन है कांग्रेस का, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसी तरह 1923 में भी भाग लिया था नागपुर अधिवेशन में। और इसी तरह से झारखंड का जो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जो कि 1940 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में, जो कि रामगढ़ अधिवेशन के नाम से जाना जाता था। और कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ करता था, जिसका नेतृत्व संभाला गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ से यह भी याद रखें कि झारखंड का एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन है तो ये 1940 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन। और ये कांग्रेस का कितने नंबर का अधिवेशन है? 53वां नंबर का अधिवेशन है, और जिसका अध्यक्षता किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ये सारे अधिवेशन में जो है ताना भगत के लोग शामिल हुए थे। और 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि ये ताना भगत शामिल हुए थे, तो उसी अधिवेशन के दौरान जो महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी को ताना भगतों ने 400 रुपये का उपहार दिया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे आने वाले एग्ज़ामों में कि महात्मा गांधी को ताना भगतों ने कितने रुपये का उपहार दिया था। तो ये 400 रुपया उपहार स्वरूप उन्हें दिया गया था, ताकि वो जो आंदोलन है, महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, तो उनको वो मतलब कि फंडिंग दे रहे थे, ताकि वो आंदोलन को आगे जारी रख सकते। पैसों की कमी के कारण जो है महात्मा गांधी आंदोलन को बीच में छोड़ न दे, इसी के कारण से ये रुपया दिया गया था ताना भगतों के द्वारा महात्मा गांधी को। कितना दिया गया था? 400 रुपया। इसके बाद धीरे धीरे ये जो ताना भगत आंदोलन है तो वो समाप्त हो जाएगा। और इसी का परिणाम स्वरूप है कि जो रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद है, तो ये अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, इसी ताना भगत आंदोलन के प्रयासों से। तो ये था पूरा ताना भगत आंदोलन। और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को।